हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट स्टडीज़। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ। और जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम क्रिस्प पढ़ाने वाला हूँ, कंसाइज पढ़ाने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रोडक्शन में सुना था कि आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रिलेटिव मोशन, और ये क्या लिखा है, मोशन डैश डैश। आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है, कि मेरा दूसरा टॉपिक कौन सा है। खैर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में इसका आंसर दे दिया था, बट तब भी आप एक बार कमेंट में लिखना कि यार इसका आंसर क्या है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। ठीक है चलिए, तो यार लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। हम आज कौन से टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैंने इसके पहले मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन और जो भी बेसिक्स होते हैं मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। ठीक है, उसके पहले मैंने मोशन इन अ प्लेन का जो वेक्टर वाला पार्ट था उसका लेक्चर लिया था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, आप मेरे को ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने मोशन इन अ प्लेन 2 लेक्चर में पढ़ाया। नहीं, वेक्टर्स वाला पार्ट अलग है, मोशन इन अ प्लेन वाला पार्ट अलग है। ठीक है, तो वेक्टर वाला पार्ट हमने उसके पहले कवर किया, फिर लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन अ प्लेन को कवर किया, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब। ठीक है, और आज मैं कवर करने वाला हूँ रिलेटिव मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये भी तो मोशन इन अ प्लेन का पार्ट है, आप तीसरा लेक्चर ले रहे हो या दूसरा लेक्चर ले रहे हो उसका। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम जेई लेवल पे बात करें, अगर हम नीट लेवल पे बात करें, तो इस वाले टॉपिक पे मोशन इन अ प्लेन से भी ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, और बोर्ड में भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ना, रिलेटिव मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें आपके सारे चैप्टर मिक्स होंगे। मतलब जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ना, मतलब वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स होगा। मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, ठीक है, जिसमें मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी। अब सब कुछ मिक्स होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, ताकि दिमाग में खिचड़ी ना बने, चीज़ों में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मेनली क्वेश्चंस को ज़्यादा डील करते हैं, क्वेश्चंस पे बहुत डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में भी मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर थ्योरी बताने से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने पे फोकस करूँ। मतलब ये लेक्चर जो है ना, इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें थ्योरी इतनी सी होगी और क्वेश्चन इतने से होंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा मैं इसमें, और वो भी ऐसा कम से कम टाइम में ये लेक्चर मैं कवर करूँगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी देखने की ज़रूरत, ज़्यादा मतलब देखने की तो ज़रूरत पड़ेगी तभी तो आप लेक्चर को समझोगे। मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना मिले। ठीक है, आप कम से कम समय में सब कुछ रिवाइज कर लो, आप सारे क्वेश्चंस को भी एक बार देख लो, और कुछ क्वेश्चंस को आप ट्राई भी कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और बहुत सारे यहाँ भी करवाऊंगा। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर उसके जैसा होमवर्क दे दूंगा, फिर एक करवा दूंगा, फिर होमवर्क दे दूंगा, फिर एक करवा दूंगा, फिर एक होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आज हम इस लेक्चर में चलेंगे, और इस लेक्चर में क्वेश्चंस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इतना पढ़ाने का, मेहनत करने का। ठीक है, क्योंकि थ्योरी इसमें मुश्किल से आई थिंक 15 से 20 मिनट की थ्योरी है। अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर लूँगा तो मैं 15 से 20 मिनट की थ्योरी पढ़ाऊँगा, और 40 से 45 मिनट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप आज साथ में, मैं आपको पहले ही बोलूँगा, मैंने अभी तक नहीं बोला था। ठीक है, बट आज मैं बोलता हूँ। वैसे तो हर लेक्चर में आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखो, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए, और आपको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए, आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि कहीं न कहीं मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आपने मेरे लेक्चर को ब्लाइंडली फॉलो किया तो कहीं न कहीं आपके साथ में नोट्स भी बन जाएँगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि मैं फॉर्मूले वगैरह तो आपको बता ही देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो नोट्स में आपको यहाँ पर अब सजा-सजा के थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है। अब वो वाला टाइम गया, 10th क्लास में थोड़ी ना है, हमने 9th क्लास में। अब तो हमें चीज़ें समझनी है, आगे बढ़ना है, डेरिवेशंस वगैरह भी देखनी है। ठीक है, उतना मैं डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देता हूँ, बट जितना मैं दे सकता हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ, उतना तो आप एटलीस्ट कर ही लेना। ठीक है, बाकी अगर डेरिवेशंस की डिमांड होगी तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ ले आऊँगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, मोशन विद एक्सलेशन कांस्टेंट, ये वाला पार्ट हमारा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है तो किस तरीके से मोशन होता है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में एकदम। ओके,
और हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। हम मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस, हम सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स तो इतने सारे करेंगे कि आप आज यही कहोगे कि सर आपने क्वेश्चंस कराए हैं, थ्योरी पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, है ना, आप ऐसा कहोगे, ठीक है। बाकी रिलेटिव मोशन की मैं अगर बात करूँ तो यार इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है हमारा रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक होता है रिवरमैन प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पे ऊपर हम चर्चा करेंगे, छोटे मोटे सवाल भी करेंगे, रिलेटिव मोशन का मैं आपको मतलब भी सिखाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है, विद अ टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है भैया, ए को हमने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, ए को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मतलब सबको पता था, बिल्कुल पता था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार अगर कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया किसी सवाल में, ठीक है, तो इसका मतलब तुमको हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है, बट वो एट अ कांस्टेंट रेट बदल रही है, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे बदल रही है, ठीक है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको आपको समझाता हूँ एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही प्यारे से और बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। हम यहाँ पर दो केस लेंगे, दोनों से एक चीज़ समझेंगे और फिर फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो केस है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट केस, दो केस पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला केस मैं ले लेता हूँ, पूरा ही बोर्ड यूज़ कर लेते हैं हम बढ़िया से, तभी मैंने ऊपर मिटा दिया है, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पर एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, जो कि आगे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ t बराबर 0 पे। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम कहीं दूर बैठे हुए थे, हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, अपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी हमने यहाँ से, ये आँख है, ठीक है, आँख बड़ी अजीब सी लग रही है बट यही है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करी, अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी t बराबर 0 से, ठीक है। तो हमें दिख रहा था t बराबर 0 पे जो ब्लॉक है, ठीक है, वो आगे भाग रहा था, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, t बराबर 0 पे ब्लॉक आगे भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। हमने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। ब्लॉक आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, और यहाँ कहीं पे हमने फिर से ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है। उसका मास तो 1 किलोग्राम ही रहा, ठीक है। जब फिर हमने ऑब्जर्वेशन करी तो हमने ऐसा देखा कि जो ब्लॉक है ना वो आगे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और जो टाइम है वो t बराबर 1 सेकंड है। मतलब स्टॉप वॉच में 1 सेकंड, जब 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 स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तब वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, जब स्टॉप वॉच में 1 सेकंड दिखाने लगा तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू किया, ये ब्लॉक और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, और फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनली कितनी हो गई, आगे की तरफ हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्टॉप वॉच में टाइम कितना दिखा रहा था, t बराबर 2 सेकंड। मतलब स्टॉप वॉच थी मेरे हाथ में, मैंने स्टॉप वॉच जैसे ही स्टार्ट करी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, जैसे ही स्टॉप वॉच में 1 सेकंड दिखाने लगा उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, जैसे ही स्टॉप वॉच में दो सेकंड दिखाने लगा उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस इंटरवल के बीच में मेरे को एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, ठीक है। इस इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 1 माइनस 0, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आप वही कहोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 2 - 1, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट जगह बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव करती है तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड होंगे। ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। अगर कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, ठीक है, मतलब v बराबर u प्लस एटी वैलिड है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वैलिड है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as भी वैलिड है, ठीक है, सिंपल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पहला केस समझने का, मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी सेम है, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता, क्योंकि फिर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही होती, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता, कुछ नहीं आता। बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी या तो रेगुलरली बढ़ रही है या तो रेगुलरली घट रही है, बट फिक्स टाइम इंटरवल पे सब कुछ हो रहा है, एक सेम टाइम में ये सब हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से रेट सेम है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो पहला केस ये था जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा केस बताता हूँ, केस नंबर 2, ठीक है, जिसमें जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से क्या होगी, घटेगी, ठीक है। डिक्रीजिंग वाला केस बताता हूँ जिसमें वेलोसिटी घटेगी, जिसको हम प्यार से रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड केस हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, सेम जैसे कि हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही, ठीक है, कि यहाँ पर हमने 1 kg का एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए, खड़े हो गए, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने के लिए स्टॉप वॉच लेके आ गए, ठीक है। t बराबर 0 पे हमने देखा कि ये जो ब्लॉक है ये मान लो आगे जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है, और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये ब्लॉक जाते 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो हमने बाय ऑब्जर्वेशन देखा कि ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब घट गई, ठीक है। और अपनी स्टॉप वॉच में हमने ऑब्जर्वेशन ली तो t बराबर 1 सेकेंड था, ठीक है, मतलब स्टॉप वॉच यहाँ से चालू करी, t बराबर 0 सेकेंड, यहाँ तक पहुँचे t बराबर 1 सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई उसकी वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम और आगे गए और आगे गए और आगे गए और आगे गए, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है बेसिकली वो यहाँ तक आ गया 1 किलोग्राम, ठीक है, इसका मास है। और फिर हमने देखा कि आगे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और जो टाइम इंटरवल था, मतलब जो टाइम था वो t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 0, t बराबर 1, t बराबर 2, ठीक है। इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में मैंने एक्सेलरेशन पूछा आपसे, तो आपने मेरे को बताया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये आ गई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछा, ठीक है, तो आपने लिखा एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 2 - 1, ये भी आ गया हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्यार से रिटार्डेशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है भैया, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी घट तो रही है, ठीक है, बट क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे घट रही है, ठीक है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे घट रही है। जैसे t बराबर 0 पे 15 थी, t बराबर 1 पे 10 हो गई, t बराबर 2 पे 5 हो गई, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी घट तो रही है बट एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो घट रही है, और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी घट रही है, इसी वजह से उसका चेंज क्या होगा, नेगेटिव, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस भी हो गया। इस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ही एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर कभी मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस वाले केस में हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बॉडी जो है उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो रिटार्डेशन करेगी, उसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो कि मेरे को आपसे करनी थी मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये तभी लगेगा, ठीक है। अगर
अगर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तब आप ये सब नहीं लगा सकते, तब आपको इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी से जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके सवाल भी मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ कुछ, ठीक है, कि यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, यहाँ से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा देन ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा सेम है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस बॉडी का हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इस बात को आप एकदम दिमाग में बसा लेना अपने, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कभी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अगर कभी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस वाले केस में हमें दो केसेस ध्यान रखने हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और दूसरा या तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। और कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्यार से रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं, जिसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, लॉन्ग नोट्स में भी लिख सकते हो, जॉन से नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। और फाइनली यहाँ से जो अपना टॉपिक है मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूरी तरह से समाप्त हुआ, ठीक है। इसमें हमको बस इतना ही पढ़ना होता है, और इससे ज़्यादा नॉलेज फालतू की है वैसे तो इस वाले टॉपिक में, क्योंकि अगर आपको इतना भी आता है, आपको अगर इतना भी दिमाग में क्लियर है तो आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी लग जाता है, ठीक है। आपको क्या पता कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा सकते हो, वो तभी लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। तो पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, उसके सवाल करते हैं, जी भर के जितने कर सकते हैं उतने करते हैं इतने टाइम इंटरवल में, और फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। आखिरकार ये मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम सब कुछ समझेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, और फिर हम इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, सबसे पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है वो है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग सॉल्व करना होता है, अलग अलग सॉल्व करना। मतलब क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर कभी एक्स एक्सिस के बारे में बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में ओरिजिन है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी कहीं से सीखा ही है, ठीक है। तो जिसने मुझे सिखाया मैं उसी की बात को आपको एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो आप वाई एक्सिस को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दो, पूरी तरह से भूल जाओ, सिर्फ आपका पूरा फोकस एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे होना चाहिए, आपको एक्स एक्सिस को दिमाग से निकाल देना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है। इसी का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, अलग अलग डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन की दिक्कत होती है, यहाँ पर हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। देखो देखो यार, वैसे तो बताने को ये भी अपना एक सेपरेटली रूल हो जाएगा, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से होता है, ठीक है। इसका भी अपना एक रूल है कि इसको पॉजिटिव मानना है, इसको नेगेटिव मानना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताता हूँ, बहुत ही कंसाइज तरीके से बताता हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, मतलब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर में मोशन करेगी, ठीक है। कोई बॉडी जो है वो ग्रेविटी की वजह से अपना मोशन करेगी, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना
कि बॉडी जिस तरफ मोशन कर रही है उस तरफ पॉजिटिव मान लो, यानी कि बॉडी की जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ पॉजिटिव मान लो, कहानी खत्म, ठीक है। और बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं उसके अपोजिट में वो अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बॉडी की वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ पॉजिटिव मान लो। अब सिंपल सी बात है यार, बॉडी की वेलोसिटी जिस तरफ होगी आप उस तरफ अगर पॉजिटिव मान लोगे तो अगर एक्सलेशन भी उसी तरफ है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एक्सलेशन अपोजिट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है। सिंपल इस तरीके से हमें चलना रहता है और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम यहाँ पर किस किस के साथ खेलेंगे, हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ खेलेंगे, हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के साथ खेलेंगे, हम यहाँ पे एक्सलेशन के साथ खेलेंगे, हम यहाँ पे टाइम के साथ खेलेंगे, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हम इनके साथ खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो हमने पहले पढ़ रखा है ना वही सब, ठीक है। हम करेंगे स्मार्ट यूज़ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ई क्यू एन का मतलब इक्वेशन होता है, ठीक है। स्मार्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे किसका, इक्वेशंस ऑफ मोशंस का, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी ना उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस को अलग अलग एक्सिस में लगाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की, तो हमें पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे लगाना है, v इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर लगाना है। फिर कोई हमसे पूछे कि बता दो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर, ठीक है। फिर कोई हमसे कहे कि तीसरी वाली इक्वेशन बताओ कैसे लिखोगे, तो तुम लिखोगे v इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर u इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 इन एक्स डायरेक्शन a इंटू एक्स डायरेक्शन इंटू टी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगानी पड़ती है ताकि हम सवाल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसी प्रकार से हम वाई एक्सेस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दो तो आप वाई एक्सेस में भी इक्वेशन ऑफ मोशंस को लगा पाओगे, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब आपका एक्सलेशन कांस्टेंट हो, क्योंकि इस वाले पार्ट का वहाँ पे कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होगी, ठीक है। ये तभी वैलिड होगी जब हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो हम अभी पढ़ के आए थे ना वैसा ही, ठीक है। तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बॉडी का तब तक ही इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बॉडी का या कोई फंक्शन दे रखा है तो हमें फिर यूज़ करना पड़ेगा एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी बराबर वी इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। फिर हमें इस तरीके से यूज़ करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए। स्मार्ट यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स एक्सिस में अलग लगानी है, वाई एक्सिस में अलग लगानी है। वी यू ए और टी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, एस का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉडी की वेलोसिटी जिस तरफ है, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी जिस तरफ है उस तरफ पॉजिटिव मानो, बाकी जो भी पैरामीटर्स है उनका साइन इसके हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब कब होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पर होता है क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है, इसका मतलब जी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, ठीक है। बाकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमें अलग अलग सॉल्व करना रहता है, तभी हमने ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पे डिस्कस करके दिखाई, ठीक है। तो यही था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे कि दिख रहा है साफ साफ, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या, ग्रेविटी के अंडर में मोशन। इसका मतलब कोई बॉडी एक ऐसी जगह मोशन कर रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। बाकी मैं जब आपको अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सो यार एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी को। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बॉल को, ये एक बॉल थी,
ठीक है, इसको ऊपर हमने फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अब हमसे इससे रिलेटेड कुछ हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो और आपको यहाँ पर ये ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, कि हमने इसको ऊपर फेंका है, तो बस वाई एक्सिस में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी ऑपरेट हो रही है, ठीक है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सवालों को करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई मेरे से ऐसे पूछे कि भाई साहब इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फाइनली यहाँ पर आएगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, HP मतलब हाईएस्ट पॉइंट, और फिर वापस से नीचे गिरने लग जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी, नीचे गिरने लग जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी, और फिर से ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई मेरे से ऐसा पूछे, ठीक है, कि बता दो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में जाएगी, ठीक है, कोई ऐसा पूछे हाईएस्ट पॉइंट में कितनी देर में जाएगी, तो आपको एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल को करने के 2 मेथड है, मैं पहले मेथड नंबर 1 बता देता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 1 ये है कि अगर कोई मेरे से ऐसा पूछ रहा है कि बता दो ऐसे फेंका और ये हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी को हमने ऐसे फेंका है, जिस तरफ फेंका उस तरफ पॉजिटिव मान लो ऊपर की तरफ मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। और नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, जो कि एक्सलेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यू की बात करूँ तो यू हो जाएगा प्लस 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जिस तरफ फेंका उस तरफ पॉजिटिव मानो, यू इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सिंपल। प्लस में कोई मेरे से पूछे एक्सलेशन बता दो, तो एक्सलेशन का साइन क्या होगा, पहली बात तो एक्सलेशन कोई भी बता देगा, क्या होगा, एक्सलेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसका साइन क्या होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है और हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, बट एक्सलेशन नीचे की तरफ है, और एक्सलेशन अगर नीचे की तरफ है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। और अगली चीज़, कभी भी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो वी फाइनल मतलब यानी कि v की वैल्यू 0 आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से तुम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, और जैसे ही तुम यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा कि 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t। तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। यानी कि बॉडी को फेंका और वो 4 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। वो यहाँ तक कितने सेकंड में पहुँच गई, t बराबर 4 सेकंड में, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इस तरीके से पहला मेथड तो ये हो गया, ये वाला मेथड आपको एकदम क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। जिस तरफ फेंका उस तरफ पॉजिटिव मान लिया और हमने फाइनली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर लिया, साइन कन्वेंशन का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करने का एक और मेथड होता है जो कि है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, अभी बता देता हूँ, ठीक है, कि बॉडी को हमने ऊपर फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से, ये तरीका थोड़ा सा फास्ट है, और नीचे की तरफ एक्सलेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है, बॉडी को फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, नीचे की तरफ एक्सलेशन लगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब बॉडी की जो एक्सलेशन का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या है कि बॉडी का एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में 10 कम, तो 4 सेकंड में 40 कम, ठीक है, यानी कि 40 कम हो गई, यानी कि बॉडी फाइनली यहाँ पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, ठीक है। तो बॉडी का एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सलेशन है नीचे की तरफ, ठीक है। तो बॉडी का एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, और 4 सेकंड में फाइनली 40 कम, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे उसको टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने बिना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, बिना ये सब करते हुए डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो एक सेकंड में 10 कम हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कम हो रहा है। अगर यही ऊपर की तरफ होता तो बॉडी का वेलोसिटी एक सेकंड में 10 बढ़ रहा होता, बट अपोजिट डायरेक्शन में तो मतलब कम हो रहा है वेलोसिटी। आपको मैंने मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन जो रिटार्डेशन वाला पार्ट था वहाँ भी करके दिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉडी का वेलोसिटी एक सेकंड में 10 कम, तो 4 सेकंड में 40 कम, फाइनली यहाँ पे आ जाएगी t बराबर 4 सेकंड में, ठीक है। कोई मेरे से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। 4 सेकंड जाना, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आसान था इतना पार्ट, बिल्कुल आसान था, ठीक है। आई थिंक इतना पार्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। अब एक पार्ट मैं आपको और पूछ लेता हूँ, ठीक है,
कि अगर कोई मेरे से पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम हाइट बता दो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, तो वो भी आप आराम से बता दोगे, बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि बता दो ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया है यहाँ तक, ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया है यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी एच मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है, ये बता दो। तो आप सिंपल सा यार, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से बॉडी का मोशन हो रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऊपर की तरफ थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो, तो u की वैल्यू +40 मीटर पर सेकंड, एक्सलेशन की वैल्यू नीचे की तरफ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी यहाँ पर एच मैक्सिमम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और कोई पूछे एच मैक्सिमम अब बता दो, तो क्या अब आप बता नहीं पाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस की वैल्यू क्या है, एच मैक्सिमम। बाकी एक चीज़ और है यहाँ पे कि बॉडी ऐसे जा रही है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, तो आप घबराना मत, ठीक है, वो कुछ कुछ केसेस में आ जाता है, बट आपको एकदम फंडामेंटली जाना है। 40 का स्क्वायर अपॉन 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 इंटू 40/20, तो ये आ जाएगा 80 मीटर, यानी कि वो 80 मीटर तक गया है। मतलब उसकी जो हाइट उसने मैक्सिमम अचीव करी है वो कितनी करी है, 80 मीटर करी है, ठीक है। सिंपल, आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया, मतलब अभी हमने यहाँ पे टाइम निकालना सीख लिया, ठीक है, कि टाइम कैसे निकालते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना भी सीख लिया था, जितना जाना उतना आना, ठीक है। और तीसरा अभी हम यहाँ पर ये सीख रहे थे कि एच मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने सीख लिया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ छोटी सी, ठीक है, वो क्या है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी टाइम पे वेलोसिटी बता दो, ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया कि वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड कितना होगा, ठीक है, तो पहला तरीका तो वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन से जाओ। दूसरा तरीका और स्मार्ट है, पहला तरीके से देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 में क्या है, ठीक है, कि u की वैल्यू तो +40 है, कैसे प्लस है भाई साहब अब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, ऊपर की तरफ ही फेंका है, ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी क्या हो गई, +40 हो गई, ठीक है, +40 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड दे दिया है। एक्सलेशन हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस क्यों है, क्योंकि एक्सलेशन नीचे की तरफ है। तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, बात खत्म। v इज इक्वल टू यू प्लस -10 इंटू टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। यानी कि t बराबर 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। पहला तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका करने का बहुत आसान है, दूसरा तरीका आप खुद ही मेरे को बता दोगे अब, ठीक है। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, 1 सेकेंड में 10 कम, 2 सेकेंड में 20 कम। 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 कम हुई, 2 सेकेंड में 20 कम हुई, तो बची कितनी, 40 में से 20 कम हुआ, 20 बच गई, तो v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली निकाल सकते हो ऊपर की तरफ। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। और यही मेथड भी होता है, यही पूरा कंसेप्ट होता है कि हम किस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, जिसे आप करके लेके आना, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, उसके बजाय मैं एक दूसरी वैरायटी आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। टावर वाले सवाल है ना, एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, कि मान लो यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, जिसको मैंने फेंक दिया 80 मीटर पर सेकेंड से, 80 मीटर पर सेकेंड से मैंने उसको फेंक दिया, ठीक है। और अब मेरे से वहाँ से उसने पूछ लिया, सबसे पहला सवाल मेरे को आप बता देना, ठीक है, कि उसको टाइम कितना लगेगा टू रीच, टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने का उसका टाइम कितना लगेगा उसको, ठीक है, वो बता देना। दूसरा आप मेरे को बता देना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका डबल, ठीक है। तीसरा आप मेरे को बता देना कि जो, ठीक है, जो एच मैक्सिमम है वो कितना होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक कितनी गई है। और चौथी चीज़ आप मेरे को बता देना कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, t बराबर 6 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप मेरे को बता देना। मैं समझ लूँगा आपको पूरा अच्छे तरीके से आ गया है, और इसके जो आंसर्स हैं वो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर रिस्पॉन्स भी करूँगा, और बढ़िया तरीके से जो सही आंसर देगा उसको अप्रिशिएट भी करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक नहीं, एक और 2-3 क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया बढ़िया से, ठीक है।
फिर चलेंगे रिलेटिव मोशन पे। अब जैसे एक नेक्स्ट सवाल हमको देखने को मिलता है, ये एक स्पेशल वैरायटी का सवाल है जो कि आपको अगर एक बार मैंने बता दिया तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक टावर दे रखा है जो कि 320 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर t बराबर 0 पे हमने एक बॉल को फेंक के मार दिया, मतलब हम टावर के ऊपर गए, हमने वहाँ से बॉल को फेंक के मार दिया नीचे विद अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और t बराबर 0 पे फेंक के मारा, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि बता दो ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल थी, ठीक है, ये बॉल है, ये ग्राउंड को, ठीक है, मतलब कब हिट करेगी और किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगी, ठीक है, ये बता दो। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ फेंक के मारा है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो u की वैल्यू जो होगी वो +60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब एक्सलेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी नीचे की तरफ ही तो लग रही है, ठीक है। तो एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट बता दो इसका कितना होगा, तो वो भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो +320 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हमसे पूछ लिया टाइम बता दो, तो टाइम निकालने के लिए आप सिंपल कर सकते हो। सबसे पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू +320 बराबर u की वैल्यू 60 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 5 से 10 और 5 से डिवाइड कर दो तो 5 5 12 5 से 60, 5 5 6 से 30 और 5 6 से 30 हो जाएगा और 5 4 से 20 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ ना? सही है। तो टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 64 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे फैक्टराइज करोगे और कैसे कर दोगे यार? माइनस करने पे 12 आना चाहिए, मतलब 64 को ऐसे फैक्टराइज करो कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, 16 4 जो 64 है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 4t माइनस 64 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा t प्लस 16 इंटू टी माइनस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से एक t की वैल्यू आ जाएगी -16 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 4। तो -16 टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, t बराबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टाइम लगेगा इस बॉल को यहाँ से नीचे तक आने में, वो लग जाएगा t बराबर 4 सेकेंड का, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ ले इसकी वेलोसिटी बता दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की वैरायटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप लोग भी आराम से इसको कर सकते हो, ओके। अब मैं फटाफट से इसका डेटा चेंज कर देता हूँ और आपको दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो 2 सेकेंड बस मैं लिख लेता हूँ। सो यार मैंने फटाफट से क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है होमवर्क में, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जो मैंने अभी करवाया था, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने 240 मीटर का टावर दे दिया और वहाँ पे दिया था 320 मीटर का, इसको फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड से, वहाँ पे फेंका था 60 से, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ग्राउंड पे कब हिट होगा और किस वेलोसिटी के साथ हिट होगा, ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ, मतलब एक तरीके से थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये भी आपको होमवर्क में ही करना है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा अगर करवाऊँगा तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। अभी हमें रिलेटिव भी पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट में बस इतना है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मतलब यहाँ पर नीचे फेंका है, यहाँ पे बस ऊपर फेंक दिया है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, जैसा बताया वैसे ही करना है। ऊपर फेंका है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो, बात खत्म, ठीक है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया तो u की वैल्यू +40 हो जाएगी, ठीक है। और वही पूछा है कि ये ग्राउंड पे कब हिट करेगा, किस वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और अब ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है तो एक्सलेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सलेशन -10 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ ही बॉडी मूव करेगी। ऐसे फेंकोगे तो ऐसे तो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूँ, अरे यार ये तो दूर चला गया। अब इसको उठाने जाना पड़ेगा। अब कैसे जाऊँ? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ, आ गया। मेरा फेस रिवील तो नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, हाँ, ठीक है। देखो, आज यार मजाक हो गया मेरे साथ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका -240 हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू ए
इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है यहाँ से टी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप टी निकालोगे यहाँ से आप वी भी निकाल लोगे, वी बराबर यू प्लस ए टी करके, ठीक है। तो यार इसके बाद ये सवाल आप करके लेके आना, ये होमवर्क है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है, हिंट भी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इस सवाल को करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक दो वैरायटी के छोटे छोटे सवाल आपको और डिस्कस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सवाल की वैरायटी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे ना मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल मतलब मैंने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स में भी हैं और जेई बोर्ड्स वगैरह में भी आते हैं, ठीक है, नीट में भी आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ तक अब पहुँच गए हैं, इसके बाद की कहानी आपको करनी है, इसके बाद की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, सिंपल। और बाकी यार मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोग कह सकते हो कि आप एक सर की तरह पढ़ाते हो, या फिर उनका कंटेंट थोड़ा सा आपने मतलब देखा है, ठीक है, उससे आप सीखे हो, आप वैसे कुछ सवाल करवा रहे हो। हाँ, मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जिसकी जो मेहनत है वो है, ठीक है। बट मैंने उनसे सीखा है और अभी मैं उनकी चीज़ों को बता पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। मैंने कहाँ से सीखा, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंपॉर्टेंस रखता है तो बस आपका रिजल्ट, आपकी मेहनत, और आपको समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को आप दोनों को होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है, और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगा अगर आपका आंसर मेरे को सही लगा तो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो यार अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो देखो यार ऐसा है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, अब अगला सवाल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब जो पत्थर है, ठीक है, अब जो बॉल है, पत्थर बोलो या बॉल बोलो, उसको मैंने नीचे नहीं फेंका, ना मैंने उसको ऊपर फेंका, मैंने उसको आगे फेंक दिया, ठीक है। तो अब मेरे को उसके ऊपर एनालिसिस करना है कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा फील कर पा रहे हो कि मैंने इसको आगे फेंका तो ये गया 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 ऐसे जाके गिर गया, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से कुछ याद हो रहा होगा, हल्का हल्का प्रोजेक्टाइल मोशन याद आ रहा होगा कि अगर कोई मेरे से इस वाली लेंथ को पूछे तो इसको हम क्या बोलते थे, रेंज। हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोई हमसे पूछे रेंज निकाल दो, कोई हमसे पूछे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ग्राउंड को हिट करने में टाइम कितना लगा, वो बता दो, ठीक है। तो कैसे बताओगे, बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो, एक्स में अलग खेलो, वाई में अलग खेलो। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके पास एक्स में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन उसके पास 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बट उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, सारी वेलोसिटी उसके पास एक्स में है, उसके पास वाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है। यानी कि यहाँ पर हमने उसको एक तरीके से, यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि हमने सारी की सारी वेलोसिटी बस एक्स डायरेक्शन में ही दे दी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वाई डायरेक्शन में क्या कर दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। बॉडी का मोशन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लो, ठीक है। पॉजिटिव ले लिया तो सिंपल सी बात है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। मैं पूरा लिख देता हूँ यार, कुछ लोगों को नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एस वाई डायरेक्शन में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एस कितना है, नीचे की तरफ कितना आया, 500 मीटर, बराबर यू कितना है, ठीक है, यू इन वाई डायरेक्शन 0 है, 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, 10 है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। 2 5 जा 10, 5 100, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ गई, ठीक है। इसका मतलब जो उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, वो कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। कभी भी ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक्स में अगर वेलोसिटी दे दी है तो वाई में हमें जीरो वेलोसिटी माननी है, या फिर उसको ऐसे मान लेना है कि हमने उसको वाई में कुछ भी नहीं दिया है, वाई में हमने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। यानी कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में हमने उसको ऐसे फेंका, ऐसे जाके ऐसे गिरा, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। अब कोई हमसे रेंज पूछ ले तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ लाइट। अब इसके पास क्या है, बेसिकली एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 40 है और टाइम ऑफ फ्लाइट उसका कितना है, 10 है, तो ये आ जाएगा 400 मीटर। तो उसकी जो रेंज की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली, टाइम भी निकाल लिया हमने, हमने रेंज भी निकाल ली, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा सवाल इस तरीके से हमको दे दिया जाए तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसको बस सिंपल इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, और हमारा पूरा सवाल जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, ठीक है। फिर हम एक लास्ट वेराइटी को कवर करेंगे, देन आप फ्री हो, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे किसके ऊपर, फ्री तो नहीं हो खैर, फिर हम मूव करेंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर, और फिर रिलेटिव मोशन के ऊपर चीज़ें पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं 2 मिनट लिख लेता हूँ पहले।
अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से टाइप कर दिया है, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पर एक टावर है 125 मीटर का, उसमें मैंने एक बॉल को फेंक दिया कुछ इस तरीके से इसके ऊपर खड़े होकर ऐसे, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड से। तो अब आपको यहाँ पर फाइनली बताना है कि उसको टाइम कितना लगेगा ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, मतलब यहाँ तक आने के लिए, अगर ये ऐसे गिरी जाके, ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, और ये वाली जो रेंज होती है ये कितनी होगी, ठीक है, सब कुछ आपको बताना है। ये दोनों बात बता दी आपने तो आपका ये पूरा पार्ट बढ़िया तरीके से कवर हो गया, और मैं ऐसा मान लूँगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अब जो अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके की है कि मैंने मान लो ना इसको नीचे फेंका पत्थर को, ना मैंने ऊपर फेंका, ना मैंने आगे फेंका, मैंने इसको किसी एंगल पे फेंक दिया, ठीक है। मैंने इसको किसी एंगल पे फेंक दिया 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है, और 40√2 इसको फेंक दिया, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लिया बता दो टाइम क्या होगा, और मतलब ग्राउंड तक पहुंचने का, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो बता दो इसको टाइम कितना लगेगा जब वो गिर जाएगा, ठीक है, और इसकी रेंज पूछ लेगा, बता दो रेंज क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, 2 सेकंड में समझाता हूँ। सबसे पहले कभी भी ऐसे उल्टा सीधा एंगल वेंगल दिया जाए, सबसे पहले इसको तोड़ लो। तो 40√2 कॉस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करो, अब जो मैंने आपको बताया था ना मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि एक्स में अलग खेलो, वाई में अलग खेलो, ठीक है। सबसे पहले हम खेलते हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग खेलते हैं वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में आपको सिंपल जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ मान लो पॉजिटिव, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। एक्सलेशन कितना होगा नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे की तरफ। अब ये वही सवाल तो हो गया कि इस तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, मैंने आपको अभी ये होमवर्क में भी दिया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -240 मीटर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, -240 विल बी इक्वल टू 40 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, और ठीक है 5 4 जा 20, और 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48 बराबर 0। कैलकुलेशन आप देख लेना यार, ठीक है, -80 -48 बराबर 0, ठीक है। अब इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12 4 जा 48, 12t प्लस 4t माइनस 48 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 सेकेंड, ठीक है। एक -4 आएगी और माइनस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए t की वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 12 सेकेंड आ जाएगी। इसको आप देख लेना, तरीका यही होता है सॉल्व करने का, ठीक है। यानी कि अभी इसको टाइम कितना लगेगा t बराबर 12 सेकेंड इसको टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा t बराबर 12 सेकेंड, ठीक है। और जो इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी जितनी उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 64, 640 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, कभी वेलोसिटी किसी एंगल पर दे दे तो उसको एक्स में तोड़ लो, वाई में तोड़ लो, वाई में वही वाला काम कर दो जो पहले सिखाया था, एक्स में वही वाला काम कर दो जो पहले सिखाया था, आपका आंसर आ जाएगा, आप बढ़िया तरीके से सब कुछ सॉल्व करके निकल जाओगे, ठीक है। तो यार फाइनली है ना हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट भी खत्म हुआ। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ जो कि आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। और 2 सेकंड बस मैं टाइप कर लूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ और पहले मिटा लेता हूँ फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन आप घर पे कर लेना ट्राई, तो आपका ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से, और आपको ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये है आपका होम वाला वर्क, यानी कि होमवर्क, ठीक है। 60√2 से हमने फेंक के मार दिया 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। हाइट ऑफ द टावर 240 मीटर ही, आपको ये बताना है कि कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड, और रेंज भी बता देना कितनी होगी, ठीक है। तो बस यार यही था जो था मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब हम बात करते हैं फटाफट से अगले टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, और इसको आपको करना है होमवर्क में, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आशा करता हूँ आपको मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन समझ में आ गया हो। और मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि जितने सवाल मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में करवाया ना, उतने सवाल मैंने आज तक आपको जितना भी मैंने जब से लेक्चर ले रहा हूँ किसी भी टॉपिक में नहीं करवाया। मतलब मैंने आपको ना
हर एक टॉपिक का सवाल कवर करवा दिया, हर एक तरीके का सवाल कवर करवा दिया कम से कम टाइम में, बेस्ट से बेस्ट टाइम में। और मेरे ख्याल से यार आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा इतने कम से कम टाइम में इतना सब कुछ समझ पाना, ठीक है? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतना सब कुछ इतने कम टाइम में बताना और सामने वाले का समझ पाना भी, ठीक है? तो अगर आपने समझ लिया सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो आप उस लेक्चर को दोबारा देखिए, उस पार्ट को दोबारा देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेटिव मोशन, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं अभी, 20-25 मिनट ही है, उसमें हमें ये टॉपिक पूरा ख़त्म करना है। और इतना करने के बाद हमारा पूरा मतलब जितना भी काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम फिज़िक्स की एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो वो हम बाद में करेंगे, पहले अभी इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं, ठीक है? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में मोशन करना, ठीक है? मतलब किसी के मतलब हम यहाँ पर किसी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है? मतलब अभी तक हम क्या करते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते थे, ठीक है? कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ये है, जैसे कोई बंदा है यहाँ पर, ठीक है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक कोई ब्लॉक है, ठीक है? अभी एग्जांपल दिया था 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक, ठीक है? तो मान लो वो जो 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, वो इस तरीके से आगे भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है? अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है? यहाँ पर कोई एक बंदा था, मैं ही था, ठीक है? जो कि ज़मीन पे खड़ा हुआ था, ठीक है? ग्राउंड पे था, रेस्ट पे था, ठीक है? तो उसको क्या दिख रहा था, आप ऐसा फ़ील करोगे, ठीक है? कि मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है? ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ग्राउंड है और ये वो 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ठीक है? ये आगे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है? तो इस वाले बंदे को क्या दिख रहा है? मतलब मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को यही तो दिख रहा है कि ये ब्लॉक आगे 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, और ये चीज़ तो सिंपल है यार, एकदम कोई भी बता देगा, ठीक है? आप सड़क पे खड़े हुए हो, ठीक है? आप किसी गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए देख रहे हो, ठीक है? तो इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है? रिलेटिव मोशन में ये कहानी होगी कि ये आगे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बंदा, ठीक है? और मैं भी भागने लगा 3 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है? मैं भी भागने लगा 3 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है? मैं भी भागने लगा 3 मीटर पर सेकंड के साथ। तो मुझे इस बंदे की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? मुझे इस बंदे की वेलोसिटी कितनी दिखेगी भागते-भागते? इस चीज़ को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। मतलब क्या है? ये चीज़ तो एकदम सिंपल है, ठीक है? इस चीज़ पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? कि इस बंदे को इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही चमकेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर मैं एक दूसरा केस लूँ, पहला केस तो ये हो गया, ठीक है? दूसरा केस लूँ कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है 1 किलोग्राम वाला, ठीक है? ये जो ब्लॉक है, ठीक है? ये तो आगे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है? और ये ग्राउंड है। और मैं भी पता नहीं मेरे को क्या हुआ, एकदम से मैं रेस्ट से उठ के मैं भी भागने लगा 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसी को ही हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे, ठीक है? यही रिलेटिव मोशन होता है, इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर दोनों बॉडीज़ भाग रही हैं, दोनों बॉडीज़ का मोशन हो रहा है। तो कभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, कभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है। मतलब हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन के साथ खेलते हैं, ठीक है? हम रिलेशन में बात करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है? या अगर मैं किसी बंदे को बिठा बिठा दूँ इस वाले ब्लॉक पे, तो उसको मेरी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, मतलब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी है, या मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, या मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, या इस ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है? इसी को ही हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ओके? तो अब मैं फटाफट से आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आप एज़ इट इज़ याद रखो, ठीक है? क्योंकि ये जो लेक्चर है ये थोड़ा-सा रिवीजन शॉर्ट भी है, ठीक है? रिवीजन टाइप ऑफ लेक्चर भी है ना? और जिन लोगों को पहली बार पढ़ना है उनके लिए भी है, सब कुछ है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल मिक्स तरीके से चलने वाला हूँ, जिसको रिवीजन करना है वो रिवीजन करे, जिसको पढ़ना है वो पढ़े। जिसको पढ़ना था उसको मैंने अभी समझा दिया कि इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? हम यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतनी बातें नहीं करते हैं, हम यहाँ पे फ्रेम के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, ठीक है? कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात, इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात, ठीक है? सिंपल। तो यहाँ पर जो पहला फ़ॉर्मूला हमारे सामने निकल के आता है वो क्या होता है, देखो। सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला निकल के आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे दिखाते थे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमेशा ध्यान रखना। ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है? मतलब बी के रिस्पेक्ट में हम ए की निकाल रहे हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब हम बी के ऊपर जाके बैठ गए और फिर हम ए के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कोई ए बॉडी ये रही, कोई बी बॉडी ये रही, ठीक है? तो ये जा रही है आगे वी ए वेलोसिटी के साथ, ये आगे जा रही है वी बी वेलोसिटी के साथ, ठीक है?
तो अगर मेरे से कभी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आता है वो यही है जो मैंने यहाँ पर अभी बताया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये कितना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्लासी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा फंटास्टिक फार्मूला इस चैप्टर का यही होता है, ठीक है, कि अगर कोई हमसे पूछे कि बता दो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए भी मूव कर रहा था, बी भी मूव कर रहा था, अब तुम मुझे ये बताओ कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ठीक है, या फिर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ठीक है, सिंपल। तो इसको रीड ऐसे करते हैं, वी वेक्टर ए स्लैश बी अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, ठीक है, हम बी के ऊपर जाके बैठ गए, उससे हमें ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी अब आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें वेक्टरली पुट करना है, सब कुछ हमें वेक्टरली करना है, ठीक है, और ए बी कुछ इस तरीके से हमें लिखना होगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपसे पूछ ले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बतानी है, मतलब हमें ए के ऊपर जाके बैठ जाना है और फिर हमें बी की वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला भी आप आराम से लिख सकते हो, क्या होगा बताओ फटाफट, क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखो, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 लिख दिया, वी बी माइनस वी है, ठीक है, सिंपल। और सब कुछ यहाँ पे आपको वेक्टरली पुट करना रहेगा, ठीक है, वेक्टरली पुट करना, इस बात का ध्यान रखना, वेक्टर, ठीक है, जैसे प्लस एक्स में जा रहे हो तो आई कैप लगा दो, प्लस वाई में जा रहे हो तो प्लस जे कैप लगा दो, है ना, इस तरीके से। मैग्नीट्यूड के साथ नहीं खेलना है, हमें यहाँ पे वेक्टर्स का ध्यान रखना है। ऐसे अगर कभी आपसे एक्सलेशन पूछ ले, एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए की एक्सलेशन बताओ बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब बी के ऊपर जाके बैठ गए, उससे हमें ए की कितनी एक्सलेशन दिखाई दे रही है, तो वो हो जाएगा एक्सलेशन ऑफ ए माइनस एक्सलेशन ऑफ बी, सिंपल, इससे आसान क्या होगा यार, ठीक है। ऐसे अगर आपसे वो पूछ ले कि एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सिंपल है कि एक्सलेशन ऑफ बी माइनस एक्सलेशन ऑफ ए, इससे आसान क्या होगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा रिलेटिव मोशन, मतलब हम यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चर्चा नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई 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 ए बॉडी है, ठीक है, ये आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ पर कोई बी बॉडी है जो कि आगे जा रही है 7 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता दो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बताना है, ए की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप सिंपल कहोगे कि अगर मैं ग्राउंड पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो मुझे ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही दिखेगी, ठीक है, आई कैप, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, हमें 5 आई कैप ही दिखेगी, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें ए की वेलोसिटी 5 आई कैप ही दिखने वाली है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी हमें 7 आई कैप ही दिखने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई हमसे पूछे कि दूसरी चीज़ें बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए 5 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 7 आई कैप, यानी कि माइनस 2 आई कैप। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बी के ऊपर जाके बैठ गए, अगर हम बी के ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है, तो जो ए होगा वो हमें 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। बाकी मैथमेटिकली तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और फिर हम दो इंपॉर्टेंट वैरायटी रेनमैन प्रॉब्लम और रिवरमैन प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ 3 4 5 6 छोटे छोटे सवाल करवाता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दे दिया कि ए आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो, कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए 5 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर की तरफ जा रहा है 10 जे कैप, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप 5 मत लिख देना, क्योंकि ये आई कैप माइनस जे कैप है तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस अलग है इसलिए। बाकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसमें आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये आ जाएगा बी 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 5 आई कैप,
ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे इस वाले सवाल में कि ए आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, बी जा रहा है नीचे 6 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 6 जे कैप है, ठीक है, माइनस 6 जे कैप है, तो माइनस 6 जे कैप, तो ये आ जाएगा प्लस में 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 6 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 2 आई कैप, ठीक है, सिंपल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवालों को करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारे आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब इस वाले सवाल को आप करोगे, ए नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, बी ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विद रिस्पेक्ट टू ए, निकाल के दिखाना। और ये वाला क्वेश्चन भी, ए पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, बी नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो क्लियर हुए, और रिलेटिव मोशन पे मतलब इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कभी आपसे एक्सलेशन पूछ ले वो भी आप बता दोगे, बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे ए आ जाएगा, सिंपल उतना ही होगा, ठीक है। खैर एक्सलेशन पे उतने सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ पर हमारे सामने वेलोसिटी के ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर मैंने आपके ऊपर अच्छे से बढ़िया से चर्चा कर ली है। इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आंसर लेके आते हैं, ठीक है। रियल में ऐसे पूछा जाएगा कि ए की जगह कोई कार दे देगा, बी की जगह दूसरी कार दे देगा, ठीक है, कि या फिर इसकी जगह ट्रक दे देगा, ऐसे बोल देगा कि जो कार है वो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और जो ट्रक है वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो बता दो इन दोनों को मतलब वेलोसिटी एक दूसरे की कितनी दिखाई देगी, है ना, इस तरीके से। तो सिंपल अलग अलग तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए बढ़िया बढ़िया ईजी से। इससे ज़्यादा ईजी कोई टॉपिक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि इस टॉपिक में बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है ना, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब बचते हैं यहाँ से हमारे रिलेटिव मोशन के, ठीक है। एक होता है हमारा रेनमैन प्रॉब्लम और एक होता है रिवरमैन प्रॉब्लम। उसका मैं ऐसे ही करूँगा कि सवाल करवाऊँ, पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा 2 मिनट में, फिर सवाल करवाऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, सवाल करवाऊँगा, और फिर उस टॉपिक को ख़त्म करके हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और लेक्चर को भी। सो यार अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रेनमैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिक बोलो या फिर कॉन्सेप्ट बोलो, क्योंकि बात एक ही है, ठीक है। ट्रिक इसको करने की सिंपल ऐसी होती है, रेनमैन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है छाता लेके, ठीक है, छाता लेके खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से उसने छाता ले रखा है। ये ऊपर हमारे बादल हैं, ठीक है, ये ऊपर हमारे बादल हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। तो आपने जनरली ऐसा देखा होगा कि जब भी कभी बारिश होती है तो वो बिल्कुल सीधी-सीधी नहीं होती है, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीधी-सीधी नहीं होती है, वो ऐसे-ऐसे होती है, ठीक है, हाथ दिख रहा है आपको मेरा, वो ऐसे-ऐसे होती है, ऐसे-ऐसे, ठीक है, ऐसे-ऐसे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता हमारी तरफ से कि हम छाते को बिल्कुल ऐसे सीधा लेके चलें और हम बच जाएँ बारिश से। कभी-कभी हमें छातों को ऐसा टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है, कभी-कभी हमें छाते को ऐसा टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि हम बारिश से बच सकें। तो जनरली ऐसा होता है, रेनमैन प्रॉब्लम में हमसे पूछा जाता है कि बता दो छाते को हम हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट करेंगे, कितना ऊपर करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम बारिश से बच सकें, उसी को हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने एंगल तक छाते को ऊपर करें, जिससे कि हम बारिश से बच जाएँ, हमें बारिश ना लगे, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन कराऊँगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर बारिश कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है, तो हम छाते को हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से एंगल बनाते हुए क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें बारिश ना लगे। देखो ऐसे एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लो कि यार, है ना, हम इस तरीके से ऐसे दौड़ रहे हैं आगे, ठीक है, हम ऐसे दौड़ रहे हैं आगे किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से बारिश गिरती जा रही है, 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 ठीक है, और बारिश कुछ इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, इस तरीके से गिर रही है, ठीक है। तो हमसे ऐसा पूछा जाता है कि बता दो हम छाता जो है वो, ये हमारा छाता है, ठीक है, ये हमारा छाता है, तो हम छाते को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखें जिससे कि हमें बारिश ना लगे, ठीक है। तो हमसे जनरली ये जो थीटा है ना, यही पूछा जाता है,
ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हल्का फुल्का भी आ रहा है तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके सवाल अगर कैसे करना है आपको पता है, एक फिक्स तरीका अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से रेन मैन प्रॉब्लम्स को करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यार आपको हर क्वेश्चन में करनी है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब केयरफुली रीड करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले कभी भी रेन मैन प्रॉब्लम का सवाल है, पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, रीड क्वेश्चन केयरफुली बढ़िया तरीके से रीड करो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, मैंने अभी आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना सिखाया ना अभी सिखाया मैंने। ठीक है, तो कभी हो सकता है ए की जगह रेन दे दे, बी की जगह मैन दे दे, कभी ए की जगह मैन दे दे, बी की जगह रेन दे दे। ठीक है, तो वो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, उस पर हम नहीं जाते हैं। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, फिर आपको फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन थोड़ी देर के लिए आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, इस तरीके से आ गया, तो आपको इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि 3i कैप मतलब आई कैप मतलब 3। ठीक है, इस तरीके से, मतलब 3 प्लस एक्स में, और माइनस 4j कैप मतलब नीचे की तरफ 4। ठीक है, माइनस वाई में 4। ठीक है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा, वहाँ भी मैंने ये बताया था। कभी अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5i कैप प्लस 4j कैप आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x में 5 चले और y में 4 चले। ठीक है, इस तरीके से, तो ये होता है तरीका ड्रॉ करने का। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट एंगल क्वेश्चन आस्क। ठीक है, मतलब उसके बाद आप सिंपल तरीके से एंगल निकाल लोगे, कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस tan थीटा लगाना होता है। ठीक है, आप आराम से लगा दोगे, एंगल निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सवालों को करते हैं, यही तरीका होता है, यही फंडा होता है सवालों को करने का। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उससे आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ कैसे करते हैं, और फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देता हूँ। अब यार इसका एक सवाल फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके जनरली ऐसे ही खतरनाक खूंखार सवाल लगते हैं। ठीक है, कि मतलब यार इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी, पहली बात तो मेरा पूरा बोर्ड ही भर गया। ठीक है, लेकिन सवाल कैसे करें, तो यार सवाल करना ना बहुत आसान है, मतलब जितना बड़ा सवाल है ना उससे भी ज़्यादा आसान इसको करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। अब मैन इज मूविंग अलोंग ईस्ट, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, अब फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो बना दूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। ठीक है, यानी कि ईस्ट क्या होता है, प्लस एक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लगेगा ये डायरेक्शन वगैरह का खेल। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अ मैन इज मूविंग अलोंग ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक आदमी है जो कि प्लस एक्स में यानी कि ईस्ट की तरफ चल रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, कितनी है, 10 आई कैप है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आदमी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से 10 आई कैप उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 10√3 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये जो भी दिया है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, ये है 10√3 माइनस 10√3 जे कैप। क्यों, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड बोला, इसका मतलब ऐसे गिर रही है, ऐसे मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमसे कहा है इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिम। ठीक है, किस डायरेक्शन में आदमी अम्ब्रेला घुमाएगा जिससे कि वो खुद को बचा सके। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, बिल्कुल कर लिया, डेटा आपको बस इतना सा ही लिखना है। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 10√3 जे कैप है। अब सबसे पहले निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, कितना होगा, आर मतलब रेन है। ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 10√3 जे कैप माइनस 10 आई कैप। ठीक है, ये हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसको वेक्टरली ड्रॉ करना है। ठीक है, वेक्टरली हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, माइनस 10 आई कैप मतलब 10 पीछे। ठीक है, और माइनस 10√3 जे कैप मतलब 10√3 नीचे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो जो आदमी होगा, ठीक है, जो आदमी होगा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो अपने अम्ब्रेले को कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से वो होल्ड करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो होल्ड करेगा, ध्यान देना, वो इस तरीके से होल्ड करेगा।
और इस तरीके से जब वो होल्ड करेगा और उसको रेन कैसे आती हुई दिख रही होगी, ऐसे आती हुई दिख रही होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे उसको रेन आती हुई दिख रही होगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा। इस तरीके से होल्ड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, ये वाली लाइन को अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ, अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे जोड़ दूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कि जो अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि आदमी अपना जो छाता है वो नीचे से कितने एंगल पे उठाए, तो ये वाला एंगल अगर थीटा बोल दूँ, ठीक है, अगर ये वाला एंगल मैं थीटा बोल दूँ, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा निकालूँ, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 10√3 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा √3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार कहीं ना कहीं जो बंदा है उसको अपने छाते को ग्राउंड से 60 डिग्री ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके वो इस बारिश से बच पाएगा, ठीक है, तब जाके वो इस बारिश से बच पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे इसके आंसर लिखे होते हैं। 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल आपको छाता उठाना पड़ेगा जिससे कि आप इस खतरनाक वाली बारिश से बच सको, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको एकदम समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका डायग्राम और आपको अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है, 10 पीछे, 10√3 नीचे, ठीक है। यानी कि अगर आदमी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है तो उसको जो बारिश है वो कुछ इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो वो अपना छाता इस तरीके से लगाएगा, ठीक है, छाता लगा दिया। अब छाता उसने लगा दिया तो नीचे से कुछ ना कुछ एंगल निकाला होगा उसने, ठीक है, और उसने ऐसे इसको पकड़ रखा है छाते को, ठीक है, ऐसे उसने इस छाते को पकड़ रखा है, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो इस थीटा को निकालने के लिए आप टेन थीटा लगा सकते हो। टेन थीटा बराबर 10√3 अपॉन 10, तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने एक ही सवाल को आपको दो बार एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, उसके पहले एक सवाल आप मेरे को करके दिखाओ, ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, इन केबीसी स्टाइल, ठीक है, बिल्कुल सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। एक आदमी है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, बस मैंने स्पीड को उसकी 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, और जो रेन उसके ऊपर गिर रही थी वो 5/√3 से गिर रही थी, ठीक है। अब आपको वही चीज़ बतानी है कि वो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे छाते को घुमाए जिससे कि उसको बारिश ना लगे, ठीक है। तो आपको वही चीज़ बतानी है। इस सवाल को आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में आप इस सवाल को बढ़िया से ट्राई करना, समझना कैसे होगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना और आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलते हैं दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो छोटी छोटी बातें हैं 2 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको आगे सवालों को करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से आपको समझा देता हूँ छोटी छोटी बातें, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देता हूँ, फॉर रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हम अभी अभी इसके ऊपर डिस्कशन करके आ रहे हैं, ठीक है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर कभी वैसा सवाल आया जैसा मैंने करवा दिया तो आप आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कभी अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि जो रेन है, ठीक है, वो आदमी के ऊपर हमेशा वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, मतलब जो रेन है वो आदमी के ऊपर हमेशा हमेशा उसके सर के ऊपर गिर रही है, हमेशा वर्टिकली गिर रही है। जैसे ये आदमी है, ठीक है, तो रेन हमेशा इसके सर के ऊपर गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, चाहे ये दौड़ रहा है, चाहे ये रुका हुआ है, चाहे ये कुछ भी कर रहा है, ठीक है, गिरी जा रही है। तो इस वाले केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा तभी होता है, रेन आदमी के सर के ऊपर तभी गिरती है, सिर्फ गिरती है, सिर्फ गिरती है, तभी गिरती है जब उन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो, ठीक है। मतलब जब मैन और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होंगी तभी वो जो रेन है, ठीक है, बेसिकली वो एक तरीके से आदमी के सर के ऊपर गिरती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, सो दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द मैन ऑलवेज, ठीक है, तो उस वाले केस में ध्यान रखना कि आदमी की और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आपस में बराबर करना होता है, ठीक है। अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपका सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये इतना पूछा नहीं जाता है, बट कभी भी अगर पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि आदमी और रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ को अगर हम बराबर कर देंगे तो जो रेन है वो आदमी के सर के ऊपर गिरने लगेगी, ठीक है, सर के ऊपर गिरती हुई दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने पहले नंबर पे लिखा वो ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेई वगैरह में भी सवाल आए दिन आते रहते हैं। मैंने जब जेई का एग्जाम दिया था तो मेरी शिफ्ट में भी इसके ऊपर सवाल आया था, ठीक है।
इसका मतलब यार ये है कि अगर कभी किसी चलती हुई चीज़ से किसी चीज़ को फेंकोगे तो दोनों चीज़ों की वेलोसिटी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में भी होगी, ठीक है। मतलब स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान रखना, ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक गुब्बारा है, ठीक है, जो कि ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखा तब भी ये 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा था, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये किसी हाइट तक आ गया, 10 मीटर ऊपर तक आ गया, तब भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और फिर मैंने इस गुब्बारे से एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। तो जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा ना तो इस पत्थर की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब किसी चलती हुई चीज़ से, किसी उड़ते हुए गुब्बारे से, किसी भी चीज़ को अगर हम फेंकेंगे तो उस चीज़ की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी और उतने ही मैग्नीट्यूड की होगी जितनी उस बड़ी वाली चीज़ की थी जिसमें बैठ के हम चल रहे थे, ठीक है। इस बात का बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा-सा, ठीक है। एक एग्जांपल तो दे दिया मैंने गुब्बारे से पत्थर फेंकने वाला, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि मान लो ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये जो गाड़ी है ये एक तरीके से आगे जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी और मैं इसके अंदर बैठा हुआ था, आराम से मज़े कर रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मतलब गाड़ी ऐसे चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। मैं इसके अंदर, गाड़ी ऐसे चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। मैं इसके अंदर बैठा हुआ था, मैंने एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक पत्थर को ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी, उस पत्थर की वेलोसिटी भी इस गाड़ी की जितनी हो जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। तो जब मैंने इस पत्थर को यहाँ पे ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी चलती हुई गाड़ी से, उड़ते हुए गुब्बारे से अगर हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो उस चीज़ की वेलोसिटी उतनी हो जाती है जितनी उस वक्त उस बड़ी वाली चीज़ की थी, ठीक है, जितनी उस वक्त उस फ्रेम की थी, ठीक है। सिंपल, जिसके ऊपर हम बैठ के सारी चीज़ें कर रहे थे वो थी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जिसका नाम है रिवरमैन प्रॉब्लम्स। सो यार अब हम डिस्कस करते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 2 केस बनते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। ये एक तरीके से रिवर है पूरी, ये जो 2 डंडे दिख रहे हैं ना, ये रिवर है, ठीक है। इस इन दोनों छोरों के बीच में, मतलब ये जो रिवर है, ठीक है, इन दोनों छोरों के बीच का जो गैप है वो डी है। डी जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर है, ठीक है, मतलब चौड़ाई कितनी है रिवर की, ठीक है। यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मतलब जो पानी बह रहा है, ठीक है। पानी बहता है ना रिवर में, इस तरीके से पानी बह रहा है इसमें, ठीक है, इस तरीके से पानी बह रहा है। तो जो यू है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, कि कितनी स्पीड के साथ पानी बह रहा है, ठीक है। और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है इन स्टिल वाटर, ठीक है। मतलब जो वी है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, मतलब यहाँ पर कोई एक बंदा है, ठीक है, जिसको इस रिवर को पार करना है, ठीक है। इस रिवर को पार करना है अपनी वेलोसिटी वी के साथ, ठीक है। तो वो एक तरीके से ऐसे तैरते 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 यहाँ से जाएगा और इसको पार करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहला केस होता है कि ये जो स्विमर है ना, इसको इस रिवर को कम से कम समय में पास करना है, मतलब मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि मेरे को कम से कम टाइम लगे और मैं इस पूरे रिवर को क्रॉस कर लूँ, ठीक है। मतलब इस छोर से मैं इस छोर तक पहुँच जाऊँ, इस ए वाले पॉइंट से मैं बी वाले पॉइंट तक पहुँच जाऊँ कम से कम टाइम में, ठीक है, कम से कम टाइम में। तो इसका, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो सिंपल ध्यान रखना, पहली बात तो ये काम बेवकूफ़ी का होता है। बेवकूफ़ी का इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको कम से कम टाइम में पहुँचना है ना, तो आपको सारी की सारी वेलोसिटी इधर ही देनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में पहुँचो, ठीक है। और वहीं हमारे सामने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, यानी कि ये ऐसे आगे जाने की कोशिश करेगा, रिवर इसको इधर खींचेगा, ये फिर आगे जाने की कोशिश करेगा, रिवर इसको इधर खींचेगा, ठीक है। यानी कि ये बह जाएगा। अगर ये ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि मुझे कम से कम टाइम में पहुँचना है, तो ये जो स्विमर है ना, ये बह जाएगा पानी में, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसको टाइम कितना लगेगा ये पूछ लेता है सवाल में, ठीक है। तो टाइम तो कुछ नहीं लगेगा, विड्थ ऑफ द रिवर, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन स्पीड वी, डी बाई वी इसको टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब ए से बी पहुँचने में जो इसको टाइम लगेगा, ए से बी जाने में, वो लगेगा इसको डी बाई वी, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन जो वेलोसिटी इसने पूरी की पूरी दे दी है ए से बी तक पहुँचने में, वो वाली वेलोसिटी, ठीक है। बट अगर बात करें कि क्या ये जो स्विमर है वो एग्जैक्टली बी वाले पॉइंट तक पहुंचेगा, ए से बी, तुरंत ए से बी पहुंचेगा या कहीं और पहुंचेगा, ठीक है। तो हमेशा देखना, कभी भी मिनिमम टाइम वाला केस होता है तो स्विमर जो होता है वो बेवकूफ़ी करता है, मतलब वो पूरी की पूरी वेलोसिटी दे देता है, बट उसको ये पता नहीं होता है कि बहाव भी तो है, वो भी तो इसको अपनी तरफ बहाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है, वो ये चीज़ भूल जाता है, ठीक है। जिसके कारण वो बहने लगता है और बहते बहते, भले ही वो चाहता था ए से बी तक पहुँचना, ठीक है, बट बहते 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 वो सी वाले पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, सी वाले पॉइंट पे आ जाता है। और ये जो बीसी होता है ना, बीसी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट।
ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको जाना था बी वाले पॉइंट पे, लेकिन वो बहते 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 पहुंच गया सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। और इसी कारण लोग मर भी जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। यही रीज़न होता है। अगर गाड़ी होती तो गाड़ी पलट जाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिवर का भी बहाव होता है, ठीक है। तो इस ड्रिफ्ट को निकालने का तरीका जो होता है, मतलब स्विमर को जाना जिस जगह था वो पहुंच जिस जगह गया, उन दोनों जगह के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इस ड्रिफ्ट को निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, वो बहुत आसान होता है। वो होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u मल्टीप्लाई बाय जितना उसको टाइम लगा टी ए बी, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं u इंटू डी बाई वी, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बहुत आसान फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रिफ्ट निकालते हैं, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ होती है बेवकूफ़ी, ठीक है, जो कि लोग अक्सर करते हैं। कम समय में पहुँचने के लिए अपनी जान को रिस्क पे ले लेते हैं। उनको पहुँचना बी पे होता है बट वो पहुँच जाते हैं सी पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा फर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस के ऊपर, जो कि समझदारी भरा केस होता है और जो कि अक्सर जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो तैराक होते हैं बड़े-बड़े, वो लोग करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं किसी जगह पे घूमने जाओ तो आपने देखा होगा कि एक छोर से दूसरे छोर पे नाव लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो नाव वाला कभी ये नहीं करेगा कि अगर उसको बी वाले पॉइंट पे जाना है ए से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट बी की तरफ मुड़ जाएगा या फिर डायरेक्ट बी की तरफ जाएगा, ऐसा वो नहीं करता है। वो कुछ और करता है। वो क्या करता है अभी हम देखते हैं, उसे ही हम लोग समझदारी कहते हैं। अब आता है हमारे सामने सेकंड केस, जिसको हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर। और यही होता है बढ़िया तरीका किसी भी रिवर को पार करने का। और यही वो तरीका होता है जो कि अक्सर जो नाव वाले लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब अगर आपको ए से बी वाले पॉइंट पे जाना है, मतलब आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, आपको तैर के बी वाले पॉइंट पे जाना है, तो आप बिल्कुल सीधा नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीधा जाओगे तो आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा, आप बह सकते हो, ठीक है। अगर रिवर का बहाव तेज़ हुआ तो आप हो सकता है बह के ख़त्म भी हो सकते हो, ठीक है। आप निपट भी सकते हो, ठीक है। है ना? कुछ भी हो सकता है। और अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो गाड़ी पलट सकती है, नाव लेके चल रहे हो तो नाव भी पलट सकती है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सीधा जाना है तो, जो हम मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर में करते थे, ठीक है, जो कि रिस्क भरा काम है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप ड्रिफ्ट होगे, और अगर किस्मत ज़्यादा ख़राब रही, आप नाव में हुए, तो नाव जो है वो पलट जाएगी और आप वहीं ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर में हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी वेलोसिटी इस लाइन पे नहीं देते हैं जहाँ पर हमें जाना है। हम वेलोसिटी को थोड़ा-सा इस तरीके से हम वेलोसिटी देते हैं, ठीक है। मतलब मान लो हमने v वेलोसिटी दी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पूरी वेलोसिटी नहीं देते हैं, ठीक है। पूरी इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं देते, हम थोड़ा-सा टिल्ट होके इस वाले एंगल पे वेलोसिटी देते हैं। मतलब ऐसा है कि देखो, जैसे कि ये एक तरीके से हमारी रिवर है, ठीक है, ये एक तरीके से रिवर है और इंसान को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो बेवकूफ़ इंसान कौन होगा? जो डायरेक्टली ये वाला पाथ फॉलो करेगा, वो बेवकूफ़ होगा। समझदार कौन होगा? जो थोड़ा-सा घूम के, ठीक है, थोड़ा-सा टिल्ट होके फिर फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे फ्लो करोगे तो ऐसे करते 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 आप कहीं ना कहीं बी वाले पॉइंट के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। हल्का फुल्का आपको ड्रिफ्ट भी फील हो सकता है, बट अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम उतना ड्रिफ्ट के ऊपर चर्चा उतनी नहीं करेंगे, जिसमें करनी थी उतनी कर ली। और यहाँ पे ड्रिफ्ट होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा देख पाते हैं कि जो हमारे, है ना, जो नाव वगैरह चलाते हैं लोग, वो लोग डायरेक्टली अगर उनको ए से बी पे जाना है तो वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा नाव को घुमाते हैं हल्का सा, ठीक है, हल्का सा घुमा के रखते हैं और फिर नाव में वेलोसिटी देते हैं। फिर वो जैसे तैसे करते 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 बी वाले पॉइंट तक हल्का फुल्का पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये होता है केस मिनिमम डिस्टेंस टू कवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं आता है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ पे ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम डायरेक्टली बी वाले पॉइंट पे पहुँच गए ऐसे करते करते, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो ड्रिफ्ट होगा उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई हमसे पूछे क्या करोगे, तो कभी भी थीटा दिखे कंपोनेंट कर दो v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो पहली चीज़ कोई तुमसे पूछे कि बता दो टाइम कितना लगेगा a से b तक जाने में, ठीक है। कोई पूछे तुमसे बता दो टाइम कितना लगेगा a से b जाने में, तो तुम कुछ नहीं करोगे, सिंपल डिस्टेंस कितना है d और वेलोसिटी कितनी है जो इस तरफ लेके जा रही है a से b में v cos थीटा। तो टाइम a से b जाने में कितना लग जाएगा, d अपॉन v cos थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, दूसरी चीज़ अगर कोई तुमसे पूछ ले कि दूसरी इक्वेशन बता दो, खैर टाइम ही पूछता है तो इस तरीके से निकालते हैं। कोई अगर तुमसे ऐसे पूछ ले कि, है ना, कि इस थीटा की वैल्यू कैसे बताओगे, तो हमेशा ध्यान रखना v साइन थीटा और u की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। v साइन थीटा विल बी इक्वल टू u, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये होता है केस
जब हम मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को कवर करते हैं, ठीक है। मिनिमम टाइम वाला केस बेवकूफ़ी था, उसमें हम पूरी की पूरी वी वेलोसिटी इधर दे देते हैं। मिनिमम डिस्टेंस वाले में थोड़ा थीटा एंगल पे देते हैं, जिससे कि ड्रिफ्ट कम से कम आए, हमारी जान को खतरा ना हो और हम बच जाएँ, ठीक है, इस तरीके से। और जनरली यही वो चीज़ होती है जिसको हमारे जो नाव वाले लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं, है ना। कभी टूरिस्ट प्लेस में आपने देखा होगा, वृंदावन आप गए होगे, वहाँ देखा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है और इसी तरीके से सब कुछ होता है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन करा के इस लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो यार फटाफट से एक सवाल देख लेते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम का, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान होते हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले हमको दे रखा है रिवर इज़ फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब जो रिवर है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। और स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अच्छा वी को ना स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोला जा सकता है, या फिर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोला जा सकता है, ठीक है। तो वी का मतलब 10 मीटर पर सेकंड है, इतना आपको समझना है, ठीक है। कभी रिस्पेक्ट बोल सकता है वो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कभी वो बोल सकता है स्टिल वाटर, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। तो कभी आपको ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। और विड्थ ऑफ द रिवर आपको 100 मीटर दे दिया, ठीक है, 100 मीटर दे दिया। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम फाइंड टी एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अगर उसको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू डी बाई वी हो जाएगी, ठीक है। तो 100 अपॉन वी कितना है 10, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 10, ठीक है। पहला वाला पार्ट का आंसर ये। अगर कोई ड्रिफ्ट पूछे तो वो हो जाएगा जितना उसको टाइम लगा मल्टीप्लाई बाय यू 50, ठीक है। 50 मीटर की उसको ड्रिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। मतलब वो जहाँ जाना चाहता था उससे 50 मीटर दूर ही जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये तो वो था पहला वाला केस, ठीक है, जो कि हमने डिस्कशन किया था। दूसरा वाला आप ऐसा बोल सकते हो कि एट व्हाट डायरेक्शन अ मैन शुड स्विम विद रिस्पेक्ट टू रिवर टू पास इट इन मिनिमम डिस्टेंस। तो इसके लिए आप बना लो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। तो आपने मान लो उसको v वेलोसिटी दे दी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर जाएगा v cos थीटा और पीछे आएगा v sin थीटा, ठीक है। तो v sin थीटा और इधर की तरफ u था, ठीक है। तो v sin थीटा की वैल्यू मैंने u के बराबर कर दी, ठीक है, अभी ये करके दिखाया था। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, u बाई वी। u बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी थी 5, v की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, थीटा बराबर 30 डिग्री पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 प्लस 90, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर हमें डिस्कस करना है तो रिवर की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 120 डिग्री हमें 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में, जिससे कि जो स्विमर है वो इस पूरी रिवर को पास कर सके मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं, ठीक है। वहीं अगर कोई यहाँ पे टाइम पूछ लेगा तो डी अपॉन वी कॉस थीटा कर दोगे, डी अपॉन वी कॉस थीटा कर दोगे, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यार ये भी मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी कॉस थीटा, ठीक है, डी की वैल्यू 100 है और वी कॉस थीटा मतलब क्या है, थीटा, ठीक है। वी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, है ना, 10 इंटू कॉस 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3, ठीक है, 5√3 आ जाएगा। खिचड़ी बन गई यार सच में अभी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा यार, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, ठीक है। 5√3 आ जाएगा, ठीक है, टी डी अपॉन वी कॉस थीटा, यानी कि डी 100 अपॉन 5√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20/√3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम भी निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। और फाइनली हमारा रिवरमैन प्रॉब्लम भी हो जाता है समाप्त। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा और आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो फाइनली यार इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आना, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, रिवर की जो स्पीड थी उसको 10 दे दिया है और मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की जो स्पीड थी वो हमने 20 दे दिया है, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर को हमने 200 दे दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वही पूछा है कि अगर वो क्रॉस करना चाहता है रिवर को मिनिमम टाइम में तो टी और ड्रिफ्ट बता दो। दूसरा भी वही पूछा है कि अगर हमें डायरेक्शन बता दो विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, एंगल ही बताना होता है जिससे कि वो रिवर को मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हुए ख़त्म करे, ठीक है। और आप ये भी बता देना कि टाइम उसको कितना लगेगा, डी अपॉन वी कॉस थीटा, है ना, सिंपल।
तो आप ये सब करके इस पूरे टॉपिक पे एकदम बढ़िया तरीके से समझ लोगे, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो बढ़िया तरीके से रिवाइज़, बढ़िया तरीके से कंप्लीट। और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना कहूँगा कि यार आई थिंक आपने इस लेक्चर को एन्जॉय किया होगा, आपने इस लेक्चर को समझा होगा और जो मेरी कोशिश थी कम से कम टाइम में इतना सब कुछ पढ़ाने की, इतना सब कुछ कवर कराने की, मतलब मेरे को लगता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ ही पढ़ा दिया है, ठीक है। और इससे ज़्यादा उतना कुछ पूछा भी नहीं जाता है बोर्ड्स और जेईई में अगर देखा जाए तो। इन्हीं चीज़ों पे रिपीटेटिव मोड में सवाल आते रहते हैं, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, आप समझते रहिए। और इस लेक्चर के भी अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट करिएगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है, उनको लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, उनके आंसर लिखिएगा और जिसका सही आंसर होगा मैं उसको एप्रिशिएट करूँगा। और ऐसे ही आगे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के साथ, जो कि होगा फिज़िक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले आपका ये जो पार्ट था काइनेमेटिक्स वाला वो मैंने बढ़िया पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया आज, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। So guys, finally we have end the chapter. Thanks for watching. Like, share, subscribe if you love the content. और बने रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ, सीखते रहिए कुछ नया, कुछ कंसाइज, कुछ यूनिक, कुछ अट्रैक्टिव और अपने वैल्यू में एडिशन करते रहिए यूट्यूब के साथ और मेरे इस चैनल के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।